जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक हो गया। ओ एंड ए लेवल्स की कंबाइंड क्लास है फॉर केमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है जी। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ानी है। ठीक है जी। सो एक सेकेंड रुकिए प्लीज। केमिस्ट्री में लेट अस सी हम कहाँ पे पहुंचे हैं और क्या हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे बुनियादी काम था, जो हमारा पहला चैप्टर था, जो कि हमने ओ लेवल्स और एएस वालों ने इकट्ठे पढ़ा है, व्हाट वाज दैट? दैट वाज 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज। 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज। या ओ लेवल्स वाले सुनेंगे 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज के बारे में। ए लेवल्स वाले कहते हैं 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज और ओ लेवल्स वाले कहते हैं 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज। ठीक है जी। अच्छा, सो यू नो व्हाट, ये 5 है कि 10 है, कौन कौन सी हैं? अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, एल्कानॉल्स हैं, अल्कानोइक एसिड्स हैं, अल्काइल अल्कानोएट्स हैं। और मुझे जरा प्लीज एएस वालों से पूछना है कि क्या मैंने कल आखिरी बात आपको क्या कराई हुई है। एएस वाले जरा मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजेंगे कल के लेक्चर की प्लीज। हाँ जी, कल के लेक्चर की जरा प्लीज स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एनी वॉलंटियर्स प्लीज। इंतजार कर रहा हूं जनाब। जी आ गया जी। तो यू नो व्हाट, आई थिंक हम कल 2 नई फैमिलीज थी, एल्कानल्स और एल्कानोन्स। ओके ओके, होल्ड ऑन। यूसुफ कहते हैं सर रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दें। हियर यू गो यूसुफ, अलाउड टू रिकॉर्ड। यूसुफ को भी अलाउ कर दिया है रिकॉर्ड करने के लिए। एंड देन देयर इज दिस मोहम्मद हैदर, इस भाई को भी उप्स मोर, किधर गए? इसमें 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज का जिक्र है और मुझे जहां तक लगता है मेरा अभी एएस वालों के साथ 8 ऑर्गेनिक फैमिलीज हुई हैं। 8 ऑर्गेनिक फैमिलीज हुई हैं। ठीक है, 9वीं और 10वीं का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वैसे है वो थोड़ा सा, मैंने 9th और 10th फैमिली के जस्ट आपको 1-2 कंपाउंड्स पढ़ाने, जस्ट आपको 1-2 कंपाउंड्स पढ़ाने। एक काम करें, ये ओ लेवल्स वालों से गुजारिश करता हूं कि यार 5-6 मिनट के ब्रेक पे चले जाएं बेशक। ओ लेवल्स वाले अभी डोंट लीव द मीटिंग प्लीज। ओ लेवल्स वालों ने मीटिंग लीव नहीं करनी है। ठीक है, मीटिंग प्लीज मत लीव कीजिएगा, बस 2-4 मिनट की ब्रेक पे बेशक जा सकते हैं। 2-4 मिनट की बेशक ब्रेक पे चले जाएं। तब तक मैं इनको जरा क्या कहते हैं, 2 जो इनकी एक्स्ट्रा फैमिलीज हैं उनका जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है, ओ लेवल्स वाले प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जा सकते हैं प्लीज। ठीक है, ओके। दिस इज, बेटा मुझे बताइए हमारी कल मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो हम 5 या 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज में से आई थिंक एल्कानल और एल्कानोन कर रहे थे। ठीक है, उनका सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या कराना है, 2 हमारे पास और फैमिलीज हैं, कौन सी वाली? उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इस नाम से, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के नाम से, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के नाम से, जी जनाब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के नाम से हमारे पास 2। देखें, आपको मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा एटम कौन होगा, एक्स्ट्रा एटम, एक सेकंड होल्ड कीजिए। 10वीं फैमिली डिस्कस करनी है। 9वीं फैमिली का नाम है, हाँ जी, अच्छा ओके ओके, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सब समझ आ गया जी, बिल्कुल सब समझ आ गया। 2 मिनट रुकिए बस जी।
ये सुनो भाई, फैमिली नंबर 9 is what? It is amino alkanes. इसको हम ना हमारे सिलेबस वाला अल्काइल अमाइन भी कह रहा है, अमाइनो अल्केन्स कहें या फिर इसको हम अमाइंस दे कॉल इट अमाइंस। पहले इसे लिखें, पहले लिखें अमाइंस, यहाँ 10वें नंबर पे लिखें नाइट्राइल्स। एक तरफ लिखें अमाइंस, एक तरफ लिखें नाइट्राइल्स। चलो जी, दो इनके ये वाले नाम, एक का नाम है अमाइन और एक का नाम है नाइट्राइल। ओके, इसको जरा समझते हैं जी। पहली बात, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन क्या? विच कंटेन नाइट्रोजन एज द स्पेशल एलिमेंट। ठीक है, कॉलम्स की तरफ ही जाएंगे, ऑफ कोर्स कॉलम्स की तरफ ही जाऊंगा। पहला जरा मैं आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का मतलब लिखवा दूं। व्हाट इज इट? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain what? Which contain nitrogen as the special atom, as the special element। ठीक है, देखें हमने जब कहानी शुरू की थी तो हमने कहानी कहां से शुरू की थी? हमने कहानी शुरू की थी अल्केन से या अल्कीन से, जिनको हमने कहा था हाइड्रोकार्बन जिसमें हमने कहा सिर्फ क्या होता है? सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है और कोई चीज नहीं होती। फिर हमने एल्कानॉल, एल्कानल, एल्कानोन, एल्कानोइक एसिड, अल्काइल अल्कानोएट, 5 फैमिलीज ऐसी पड़ी हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। 5 फैमिलीज अल्कानॉल वाली OH, एल्कानल वाली HO, एल्कानोन वाली C डबल बॉन्ड O, फिर एल्कानोइक एसिड लाइक COOH और अल्काइल अल्कानोएट वाली C डबल बॉन्ड O ऊपर, और O के बाद भी, O के बाद क्या? ओके जी, अल्लाह खैर करेगा। सो उसके बाद क्या क्या कह रहा था मैं? अभी तक जितनी भी एक्स्ट्रा मैंने एटम्स पढ़ाए हैं स्पेशल एलिमेंट के तौर पर ऑक्सीजन रहा, लेकिन 2 फैमिलीज हमारे सिलेबस में ऐसी भी हैं जिनमें स्पेशल एलिमेंट कौन है? वो नाइट्रोजन है। एक का नाम है अमाइंस और एक का नाम क्या है जी? नाइट्राइल्स। अब ये अमाइंस जो हैं, व्हाट आर दीज अमाइंस? अमाइंस आर बेसिकली अल्काइल अमाइंस। क्या? सुनिएगा जरा प्लीज गौर से। अल्काइल अमाइन, अल्लाह खैर करेगा। अल्काइल अमाइंस ओके। अल्काइल अमाइंस का मतलब क्या है? जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। देयर इज दिस R अल्काइल एंड देन देयर इज दिस NH2 अमाइन। जी भाई, अमाइन मतलब अल्काइल अमाइन, जी अल्काइल अमाइन मतलब, अब तो छोड़ नहीं आ रहा। अल्काइल हो गया ये R, अमाइन हो गया NH2। वैसे आपको एक बात बताऊं, इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइनो अल्केन। कैसे? अमाइनो अल्केन, इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइनो अल्केन। ठीक हो गया? ओके जी, मुझे एक बात बताइए। ओके, मुझे एक बात बताइए, अमाइन के साथ मैंने क्या नाम रखा? अल्काइल अमाइन। फिर मैंने उसके बारे में ये कहा, फिर मैंने कहा दीदी अमाइनो अल्केन, उल्टा कर दें, अमाइनो इसको अल्केन कर दें। है जी, मुझे बात बताएं इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमाइन से याद आया, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइनो ग्रुप। कौन? अमाइनो। यार ये अमाइनो ग्रुप कहां से निकला है? अमाइनो ग्रुप कहां से निकला है सर? अमाइनो ग्रुप निकला है अमोनिया से। अमोनिया क्या चीज होती है? अमोनिया इज NH3। अमोनिया इज NH3। ठीक है, तो अगर मैं अल्काइल का एक हाइड्रोजन हटा दूं तो सॉरी अल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दूं तो अल्काइल बनता है। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दूं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दूं तो अमाइनो बनता है। उनको आपस में जोड़ दो जी, तो क्या बनता है? अल्काइल अमाइन बनता है। अल्काइल अमाइन बनता है। जहां तक ताल्लुक है इसके जनरल फार्मूला का, वो क्या होगा? CnH2n+1
उसके साथ NH2, CnH2n+1 और उसके बाद क्या, उसके बाद NH2। ठीक है जी, ओके जी, ओके। सो बस स्ट्रेट अवे काम करता हूँ, इसकी पहली एग्जांपल देता हूँ। इफ ऐसे N की जगह कितने कितने कार्बन एटम्स हैं, वैसे N is equals to 1, देन C1, H कितने हो जाएंगे, 2 1 2 + 1, इट इज 3, C1H3 NH2। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C के साथ 3 H लगे, एक N लगा है, N के साथ क्या है, N के साथ 2 H लगे हैं। वैसे अगर मैं आपसे बात पूछूं तो आपको N के ऊपर एक लोन पे भी तो दिखेगा, बनाए ना बनाए कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है। इसको हम CH3NH2 भी कह सकते हैं, CH3NH2। आप मुझे इसका नाम बता दीजिए। दो तरीकों से इसका नाम बिल्ड होता है, या तो आप इस हिसाब से नाम बता दीजिए तो नाम आएगा मिथाइल अमाइन, और अगर आप इस तरीके से नाम बताएंगे तो क्या आएगा, अमाइनोमीथेन। दो नाम बनते हैं, क्या नाम बनते हैं भाई, सर इसके दो नाम बनते हैं, या तो आप इसको कहते हैं मिथाइल अमाइन, या फिर उल्टा हिसाब लगा लें। उल्टे हिसाब से क्या बनेगा, अमाइनो मीथेन। किसी को मसला है जी, एनीवन बच्चों, नहीं ना, ओके हो गया। फिर मैं एक और काम करता हूं, N is equals to 2, C अगर 2 होते हैं, H अगर 5 होते हैं, 2 to the 4 + 1 5, NH2, ये क्या होगा, 1 2 3, 1 2 1 2, CH3, फिर अगला वाला CH2, और फिर ये कौन है, NH2, और इस नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हुआ, CH3 CH2 NH2। नाम इसका क्या रखेंगे बच्चों, प्लीज का नाम बताइए। सर एक हिसाब से बनता है, ये 2 कार्बन है तो इथाइल अमाइन, या फिर दूसरे हिसाब से क्या बनता है, सर दूसरे हिसाब से आप इसका नाम रखें ना जरा, अमाइनो इथेन। बस एक बात याद रखिएगा, ये अमाइनो इथेन हमारे सिलेबस में बड़ी जरूरी चीज है। कौन जरूरी है जी, ये इस एक कंपाउंड की वजह से, मैं पूरी फैमिली पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इधर बस एक स्टार, ये स्टार का मतलब वो कायरल वाला स्टार नहीं है, इस स्टार का मतलब उधर कोई कायरल शायरल वाला स्टार नहीं है। इस स्टार का मतलब ये है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, वन मोर एग्जांपल प्लीज, दो नहीं 3 कार्बन वाली तीसरी एग्जांपल देनी है बस। इफ आई से N is equals to 3, then it is C3, H कितने में, 2 3 6 + 1 7, and then NH2। यहां पे एक मसला है, 1 2 3, या तो NH2 इधर आ जाए, या फिर एक और सीन भी तो हो सकता है भाई, एक और सीन भी तो हो सकता है, 2 मिनट, NH2 इधर आ जाए। Kindly go to the previous page. Yes, after this we'll start the reactions. Yes, exactly. ये लो यार पिछले पेज वाले दे दो। जल्दी से कीजिए प्लीज। हो चुका है, इजाजत हो तो अगले पेज पे जाऊं, अगर इजाजत हो तो अगले पेज पे जाएं जनाब। मलाइका कामरान, आपने कहा था सर पिछले पेज पे चले जाएं, पुत्र बताओ कितनी देर लगती है यार। जी सर, ओके जी। इधर जरा जो मैं समझाना चाहता हूं उसको थोड़ा फॉलो करें प्लीज। मैं इधर क्या समझाना चाह रहा हूं, देयर इज दिस CH3 CH2 और ये NH2। ओके, क्या करें इसका, CH3 CH2 NH2। नाम बताना पसंद करेंगे, सर इसका नाम है, 3 हो गया तो प्रोपाइल,
क्या चीज? प्रोपाइलमाइन या फिर अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो प्रोपेन। ओके हो गया, ओके हो गया। अब मसला है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जनाब दिस इज 1 2 3, 1 1 2 3, दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, और इसके साथ एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, इसके साथ यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा है। प्लीज एक बात बताइए, दिस इज CH3 CH, इसके साथ नीचे ब्रैकेट में NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो जरा नाम बताना पसंद करेंगे? अब आपने दो नहीं बताना, अब आपने एक ही बताना। मुझे बताइए नामों का असूल क्या होता था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके हो गया, ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स होगी। फिर एंड स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू क्या? दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। ब्रांच है दरमियान पे, तो इसको कह दीजिए 1, इसको कह दीजिए 2, इसको कह दीजिए 3। 2 पे क्या लगा है? 2 पे क्या लगा है? ओ यस, 2 अमाइनो प्रोपेन, एग्जैक्टली दिस इज 2 अमाइनो प्रोपेन। तो इस हिसाब से नाम रखेंगे अब हम। इसका मतलब है इसको क्या कहिए, फिर इसको कहिए 1 अमाइनो प्रोपेन। If something like 2 amino propane exists, then there is this 2 amino, then it must be 1 amino propane. Then it must be 1 amino propane. So, मुझे आप एक बात बताएंगे, मुझे आप एक बात बताएंगे, amines can be treated as derivatives of alkanes. amines के साथ क्या किया हमने? amines are treated as what? प्रोपाइल 2 अमाइन। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोपाइल 2 अमाइन नहीं कह सकते, नहीं जनाब। मैं पहले तो चलो इथाइल अमाइन तक तो कह सकता था, मैं प्रोपाइल अमाइन को बचेंगे सर, प्रोपाइल है 2 पे अमाइन है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जी। प्रोपाइल 2 अमाइन नहीं है, 2 अमाइनो प्रोपेन है। तो अब जरा सुनिए मेरे जुमले को, जुमला सुनिए। अमाइन्स आर ट्रीटेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको डेरिवेट, जिस तरह आपने हेलोजिनो अल्केन को क्या बोला था? आपने हेलोजिनो अल्केन को क्या बोला था? हमने कहा सर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मतलब इस बात का यह है, मतलब इसका यह सर पेरेंट नेम will end with, parent name ends with, parent name ends with ane, and what? An amino is treated as a branch, LOG। अब इसका जो फैमिली नेम है वो अल या ओल या एन या पता नहीं क्या कहते हैं उसको हम, प्रोपनल, प्रोपनोल, प्रोपनोइक एसिड, प्रोपाइल, प्रोपेनोएट, इस तरह का सीन नहीं चल रहा। सीन क्या चल रहा है सर? आप इसका नाम अल्केन की तरह ही रख रहे हैं, एंड पे आपने प्रोपेन लगा दिया, अमाइनो को आपने ब्रांच बोल दी, अमाइनो को आपने ब्रांच बोल दिया जी। किसी को मसला है? मिथाइल अमाइन की जगह अमाइनो मिथेन, इथाइल अमाइन की जगह अमाइनो इथेन। वहां तो मसला नहीं हुआ, यहाँ पिछले पेज पे तो कोई मसला नहीं था, यहाँ तो कोई मसला नहीं था सर। मिथाइल अमाइन बोले या अमाइनो मिथेन बोले, इथाइल अमाइन बोले या अमाइनो इथेन बोले, ठीक है, मैंने दोनों नाम चलाए, दोनों नाम चलाए। लेकिन अब मसला है, अब क्या मसला है सर? जब होगा ना ये क्या बोलते हैं इसको, 3 कार्बनों वाला, तो प्रोपाइल अमाइन के तो 2 होंगे। वैसे आपको बात बताऊं, FSC में एक और नाम भी है, इसको कहता है नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, इसको कहता है आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब पूछ ना लेना ये क्या लिखा है, नहीं लिख ही नहीं रहा, लिख दूंगा तो फिर पूछ लोगे। आइसोप्रोपाइल अमाइन, मारो गोली। FSC थोड़ी पढ़ा रहा हूं, अभी कौन सी एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है, अगले साल करनी है, अगले साल सिखा दूंगा। अगर A2 वाला कोई बच्चा बैठा है और जिसने भी आगे एंटी टेस्ट देने हैं तो दे शुड नो दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अमाइन। otherwise what is better is to name के जाए 2 अमाइनो प्रोपेन ही ठीक है सर, इसका नाम 2 अमाइनो प्रोपेन ही ठीक है जी। कोई मसला है तो सवाल पूछ लीजिए। बच्चे ने कहा सर पिछले पेज की एग्जांपल्स पे 1 सेकंड रोक दें। ये लीजिए रोक दिया, ये लीजिए रोक दिया, जल्दी से इसको देखिए।
किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मैसेज कर दीजिए। फर्स्ट वाला इज 1 अमाइनो प्रोपाइल, नो, विच वन? 1 amino propane, this one? Yes, it is 1 dash amino propane, 2 dash amino propane। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या करो, अमाइंस को ट्रीट करो एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, मतलब पेरेंट नाम रखो, पेरेंट नाम को एंड करो विद एन, और अमाइनो को ट्रीट करो एज अ ब्रांच। आदिया, समझ आया पुत्र? क्या आप अमाइनो को ब्रांच ले लो और पूरा नाम जो है ना अल्केन के हिसाब से रख लो, तो 1 अमाइनो या फिर 1 अमाइनो प्रोपेन, 2 अमाइनो। इसी तरह ब्यूटेन में क्या होगा? 1 अमाइनो ब्यूटेन, 2 अमाइनो ब्यूटेन, है जी। एक होमवर्क लिखेंगे आप इसके नीचे अपने लिए, राइट द नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अमाइन। योर होमवर्क इज, इसके नीचे जाके लिखेंगे आप क्या? राइट द नेम्स, बस ओ लेवल्स वाले 5 मिनट रुके भाई, 5 मिनट रुके। राइट द नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स of all the possible isomers of all the possible isomers of butyl amine। लो जी, butyl amine is something like C4 H4 plus 1 9 NH2। मेरे ख्याल से 1 amino butane, 2 amino butane, और 2 methyl 1 amino propane, या 2 methyl 2 amino propane, something like that। इसका एक आधा मैं बना देता हूँ, इसका एक आधा आइसोमर मैं बना देता हूँ, आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला मैं बना देता हूँ कि मैं अगर कहूँ इधर भी मिथाइल है और उधर NH2 है, CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। हेलो जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जरा मुझे नाम बता दें, इसका मुझे नाम बता दें। पेरेंट नेम तो हो गया ना सर, प्रोपेन, ओके। 2 पे मिथाइल भी लगा है, 2 पे अमाइनो भी लगा है, 2 पे मिथाइल भी लगा है, 2 पे अमाइनो भी लगा है। पहले किसको मेंशन करूं? पहले किसको मेंशन करूं? अमाइनो को। क्यों? क्यों सर? वो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। ओ यस, 2 अमाइनो डैश 2 मिथाइल। भाईजान ओ लेवल्स वाले थोड़ा इंतजार करें, मैं मैसेज करूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, बेटा मैं ग्रुप के ऊपर मैसेज करूंगा, डोंट वरी। 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन। लो भाई, बहुत हो गया अमाइन की फैमिली, ओ लेवल्स वाले भी बेचैन हो रहे हैं। तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना चाहेंगे? कैन वी राइट 2 अल्लाह अकबर हरमैन, 2,2 तब लिखते हैं जब दोनों सेम चीजें हो। 2,2 डायमिथाइल के साथ होता है, 2,2 डाई अमाइनो के साथ होगा। 2 अमाइनो अलग चीज है, 2 मिथाइल अलग चीज है। 2 तब लिखेंगे, 2,2 तब लिखेंगे जब एक ही चीज 2 दफा होगी। ठीक है हरमैन? अभी अमाइनो अलग है, मिथाइल अलग है, तो अमाइनो पहले मेंशन करें, मिथाइल बाद में मेंशन करें। 2 पे अमाइनो, 2 पे मिथाइल, 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर, इसके बाकी वाले आपने खुद बनाने हैं। कौन कौन से? 1 अमाइनो ब्यूटेन, 2 अमाइनो ब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 अमाइन, जो भी है। ओके जी, ठीक है जी। तो इसको प्लीज ढाम दीजिए। अच्छा, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई। तो मैंने आपको अमाइंस के बारे में जो भी समझाना था, अल्काइल अमाइंस के बारे में जो भी समझाना था, अमाइनो अल्केन के बारे, मतलब आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस फैमिली। इस फैमिली के बारे में मैंने मजीद कुछ भी नहीं पढ़ाना। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप में से
इस अमाइंस की फैमिली के हवाले से कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी, नो क्वेश्चंस बच्चों, नो क्वेश्चंस। ओके ओके, फिर एक काम करते हैं, लास्ट फैमिली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। व्हाट इज दिस लास्ट फैमिली? लास्ट फैमिली को हम कहते हैं जनाब नाइट्राइल। क्या कहते हैं जी? नाइट्राइल। इस नाइट्राइल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्राइल का, कहने को तो उसको हम अल्काइल साइनाइड नहीं कहना नहीं चाहिए, नाइट्राइल नहीं, अल्कैनो नाइट्राइल ही बोलिए। इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। उसको तो ना अमाइन को अल्काइल अमाइन, नाइट्राइल को अल्कैनो, इसका पूरा नाम है अल्कैनो नाइट्राइल। क्या नाम है जी? अल्कैनो नाइट्राइल। अल्कैनो नाइट्राइल। अच्छा, अल्कैनो नाइट्राइल। अल्कैनो मतलब समथिंग लाइक आर, नाइट्राइल मतलब सी, और सी के साथ एन। तो जी, है जी। आप कहेंगे सर ये तो वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, आर के साथ सी और सी के साथ एन का कितना होगा? एन का ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो कुछ साइनाइड टाइप चीज नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसको हम साइनाइड नहीं कहेंगे। प्लीज बताइए क्या कहूं? जहां पे आपने OH देखा था तो क्या आपने उसको हाइड्रोक्साइड कहा था? जहां पे आपने OH देखा था आपने उसको हाइड्रोक्साइड कहा था? नहीं भाई, आपने उसको क्या बोला था? आपने उसको बोला हाइड्रोक्सो। क्या बोला था? हाइड्रोक्सो। तो मुझे एक बात बताओ ना, अभी इसको क्या बोलूं? इसको भी बोलूंगा सायानो। फंक्शनल ग्रुप है सायानो ग्रुप। कौन सा ग्रुप जी? सर इसके फंक्शनल ग्रुप को बोलिए सायानाइड नहीं, सायानो ग्रुप। जी, सायानो ग्रुप बोलिए। क्या बोलेंगे? सायानो ग्रुप बोलेंगे प्लीज, ठीक है? साइनाइड नहीं बोलना। इट्स नोन एज सायानो ग्रुप, नॉट साइनाइड। याद दीजिए, नॉट साइनाइड, नॉट साइनाइड। ओके ओके ओके। सो यू नो व्हाट, अगर आप इसका जनरल फार्मूला निकालेंगे, अगर आप इसका जनरल फार्मूला निकालेंगे तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 और आगे क्या? C और N। अच्छा जी, अल्कैनो नाइट्राइल में अल्कैनो मतलब R है, नाइट्राइल मतलब एक ऐसा नाइट्रोजन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए, नाइट्राइल हम कहते हैं ऐसे नाइट्रोजन को जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई लेफ्ट राइट की चीज ही ना हो। यहां तो चलो फिर था, यहां फिर क्या था सर? नाइट्रोजन जुड़ा था कार्बन से और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े थे। यहां तो मैंने कहा जी नाइट्रोजन ही है सीधा सीधा। नाइट्रोजन जब बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ता है, जब बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ता है विद एनी कार्बन, और इनफैक्ट बनाता है कोई, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसको चलो साइनाइड तो कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी साइनाइड नहीं, सायानो कहना है। क्या कहना है? सायानो ग्रुप। सायानो ग्रुप, इसलिए इसको हम साइनाइड के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा ओके, बस मुझे बताइए इसका एन कहां से स्टार्ट करूं? अगर मैंने इसका एन 0 से स्टार्ट किया, एक सवाल है मेरे पास। ओके, एक बच्चा कहता है सर एक कार्बन ऑलरेडी यहां पर है, इसका एन 0 से स्टार्ट कीजिए। ओके जी, 0 से स्टार्ट कर लेता हूं, फिर बाद में मिटाना पड़ेगा, बाद में मिटाना पड़ेगा, गलती होगी अभी, एक गलती चेक करना। अगर C 0 है, एज कितने हुए? 2 0 0 +1 1, CN ये क्या हुआ? H CN ये क्या हुआ? H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन? इज इट मिथेनोनाइट्राइल? इज इट मिथेनोनाइट्राइल? सवाल है भाई, सवाल है भाई, इज इट मिथेनोनाइट्राइल? नो सर, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। ये तो हाइड्रोजन साइनाइड है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, इट इज नॉट ऑर्गेनिक। जी भाई, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, तो फिर N की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर N की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां पे N किधर से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब्दुल रहीम आपने कहा था सर N की जगह 0 करें,
मैंने जब n की जगह 0 किया तो C 0 हो गए, H2 0 0 प्लस 1 H1 हो गया, CN आ गया, HCN आ गया, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। यार ये तो ओ लेवल्स का हाइड्रोजन साइनाइड नहीं है, ये तो तुमने कहीं पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया ना मेटल साइनाइड्स और हाइड्रोजन साइनाइड इज नॉट ऑर्गेनिक। चलो जी, इसका पहला कंपाउंड कौन है फिर? ये लिखकर मिटा रहा हूं, ये लिखकर, आप भी बेशक लिखकर काट दीजिएगा, लिखिएगा जरूर। सो टॉपिक ये हुआ कि सर n स्टार्ट्स फ्रॉम क्या? n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 so on. Okay जी, if n is 1, if you know what, if n is 1 तो this would be C1, H क्या, 2 1s are 2 plus 1 3 CN. Okay, draw the structure. There is the C which contains 3 hydrogen atoms, and there is a C which is directly connected to nitrogen with a triple bond. Okay, that is CH3CN. Please tell me the name. अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, बात खत्म हो जाएगी। इसका नाम बताओगे तो टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दो एग्जाम्पल नहीं, नो नो नो, मीरब नो, गलत गलत, इट इज नॉट मीथेनोनाइट्राइल। टोटल कितने कार्बन है पता है इस वक्त? अल्केनो कौन है? ये पूरी चीज अल्केनो है। और ये नाइट्रोजन कौन है? ये नाइट्रोजन नाइट्राइल। तो टोटल कार्बन पे अगर गौर करोगे तो 2 हैं टोटल कार्बन। दो कार्बन है भाई, नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइल। अगर ये इनऑर्गेनिक होता तो मैं, जिस तरह होता ना एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं कहूं नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ गई है तो ये होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड इनऑर्गेनिक में नाइट्राइड होता है, ऑर्गेनिक में क्या होगा? नाइट्राइल, इथेनोनाइट्राइल। यस, इट्स नेम इज इथेनोनाइट्राइल। हेलो जी, इट्स नेम इज इथेनोनाइट्राइल, इट्स नेम इज इथेनोनाइट्राइल। जी ठीक है, इथेनोनाइट्राइल। कोई मसला है? एनीवन? नाइट्राइल्स के बाद और क्या? ओके आगे चलो जी, आगे चलो। वन मोर थिंग, वन मोर, इसका मैंने एक और एग्जांपल आपको देना, बल्कि यहां जाके अगले पेज पे एग्जांपल देता हूं। इफ ऐसे n जो है वो C2 है, H2 to the 4 plus 1 5 है, और CN है, इसका क्या सीन होगा? 1 2 3 C होंगे सर, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यहाँ 2 H होंगे, यहाँ 3 H होंगे, जिसको आप CH3 CH2 CN भी कहेंगे। इसका नाम क्या रखना? बस इसका नाम बता दो यार। ओके, प्रोपैनोनाइट्राइल, प्रोपैनोनाइट्राइल, प्रोपैनोनाइट्राइल। किसी को मसला है? नॉट नाइट्राइड, नाइट्राइल, प्रोपैनोनाइट्राइल। अच्छा, सो अगर मैं 4 वाले की बात करूं, यहां पे भी क्या होमवर्क लिखेंगे? जैसे यहां क्या होमवर्क लिखा था? राइट द नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइलमाइन। तो अब यहां होमवर्क क्या है? राइट द नेम्स and draw structures and draw the structures of what? Of all the possible isomers of all the possible isomers of क्या चीज? ब्यूटेनोनाइट्राइल, ब्यूटेनोनाइट्राइल। What is that butanonitrile? Butanonitrile is C कितने? नहीं, इधर होंगे 3, C3, इधर हो जाएंगे 3, C3, H3 to the 6 plus 1 7, और एक ये वाला C भी होगा, CM। मैं इसका एक आधा आइसोमर मैं बना देता हूँ सीधी चेन के अलावा। 1 2 3, इधर करें ट्रिपल बॉन्ड N, इधर करें C।
मुझे आप इसका नाम बता दीजिए प्लीज। बच्चों आप लोग मुझे जरा प्लीज इसका डायरेक्ट नाम बता दीजिए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the functional group. Identify the branches if any, and then numbering should be done from the end that is closest to the branch वगैरह वगैरह वगैरह। सो कहने का मतलब ये है, क्या सीन है भाई जी? सही जवाब है, लेकिन डैश डालनी जरूरी होती है। सर ये होगी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, नंबरिंग होगी नाइट्रोजन से 1 2 3। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ जी? कहते हैं सर नाम हुआ 2 मिथाइल। बिल्कुल ठीक है जनाब, 2 पे लगाया मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से प्रोपेनो, क्या है ये? प्रोपेनो नाइट्राइल। लो जी, हाँ जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी, तो आई थिंक यहाँ पे जाके मेरा जो आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ द 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज जो है, वो खत्म होता है। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिएगा। आज के लेक्चर में आपको 2 बातें सिखाई गई। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स सिखाए गए, जिनमें या तो नाइट्रोजन सीधी सीधी डायरेक्टली सी के साथ जाके लग जाए विद द ट्रिपल बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन अमाइनो की शक्ल में जाके लग जाए तो हम उसको कहते हैं अमाइनो अल्केन्स, या फिर जब नाइट्रोजन सीधा सीधा लगता है तो अल्केनो नाइट्राइल्स। जी, किसी के पास कोई सवाल है? अभी किसी के पास कोई सवाल है? दिस इज द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। यूं समझिए तो ऑर्गेनिक का 1 पार्ट खत्म हुआ है। इफ देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक तो उन 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट खत्म हुआ है। दिस इज 33% ऑफ ऑर्गेनिक। क्या आपने नोमेनक्लेचर सीख ली है? आपने आइसोमरिज्म सीख ली है? आपने फॉर्मूले बनाना सीख लिए हैं? आपने नाम सीख लिए हैं? आपने स्ट्रक्चर्स सीख लिए हैं? आपने अच्छा मतलब पूरा एक इंट्रोडक्शन कर लिया है हर चीज के साथ। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, दोबारा सुन लीजिए। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के आर या तो अल्काइल अमाइंस हैं या अमाइनो अल्केन्स पढ़ाए, कि आर के साथ सी के साथ या तो NH2 जुड़ जाए, या फिर मैंने कहा जी सी के साथ डायरेक्ट ही N जुड़ जाए विद ट्रिपल बॉन्ड। इनको हमने बोला क्या चीज? अमाइनो अल्केन्स। इसको हमने बोला अल्केनो नाइट्राइल्स। अमाइनो अल्केन्स, अल्केनो नाइट्राइल्स। जी, किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बस ये 2 नाम याद रखने हैं यार, इस तरह से 2 नाम्स पता होने चाहिए, 2 नेम्स पता होने चाहिए। कौन कौन से जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पे आपको। अल्केनो नाइट्राइल ये हो, और अमाइनो अल्केन ये पता होना चाहिए। जी, किसको मसला है? बाकी तो कोई नया असूल नहीं है, कोई नोमेनक्लेचर का मैंने नया असूल तो नहीं पढ़ाया यहाँ पे। वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन का सीन होगा, फिर क्या होगा, कोई नई आइसोमरिज्म नहीं है, सब पुराना है, सब पुराना है। आई थिंक इतना काफी है। आई थिंक इतनी बात काफी है अमाइंस और नाइट्राइल्स के साथ। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी कंफ्यूजन है वो ये कि आइसोमर्स में मिडिल में कब नंबर डालते हैं, लाइक अच्छा ओके, वो तो जब अच्छा एक बच्चे ने पूछा है सर, ये नामों में ना अक्सर आप कभी एंड पे डालते थे ब्यूट टू इन, ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा वो तब डालते थे, वो बेटा तब डालते थे कि जब ना ये इन वाला बॉन्ड था ना, जब ब्यूटीन होता तो इन किधर है, डबल बॉन्ड किधर, तो हम कहते हैं ब्यूट टू इन पर है। ब्यूटेनॉल में ऑल किधर है, ब्यूटेन टू ऑल, वो सेकंड पर ऑल है, ठीक है। सात अहमद, या प्रोपेनोन में ओन किधर है सर, वो मतलब ब्यूटेनोन में ब्यूटेन टू ओन है, मतलब सर वो सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि उनका मतलब मिसाल के तौर पे अल्कीन है तो अल्कीन में डबल बॉन्ड जिधर होगा तो डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करने के लिए इन इज द डबल बॉन्ड, तो इन के साथ नंबर लगा देंगे, ठीक है, इन के साथ नंबर लगा देंगे। अल्कोहल में
ऑल, ऑल के साथ OH कहां पर है, उसकी पोजीशन ऑल के साथ लगा देंगे। अब एल्का नल वो तो हमेशा स्टार्ट या एंड पर होता है, तो उसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड वो हमेशा स्टार्ट या एंड पर होगा, तो उसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो अल्केनो नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल भी स्टार्ट या एंड पर ही होगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके आगे तो कुछ चीज नहीं होगी फिर। जी सर, तो फिर उसको भी इसके बाद भी 1 या 2 नहीं लगाना। ये कुछ चीजें होती है जो स्टार्ट या एंड से ही होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट या एंड पर होता है, अल्डिहाइड स्टार्ट या एंड पर होता है, नाइट्राइल स्टार्ट या एंड पर होता है, टर्मिनल बोलते हैं उसको हम। ठीक है भाई, कुछ सवाल पूछेंगे इन दो के हवाले से? इन दो के हवाले से कुछ सवाल पूछेंगे? नेक्स्ट पेज फॉर अ सेकेंड। और वर्कशीट बेटा इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा तो इकट्ठी एक ही वर्कशीट मिलेगी आपको, अलग अलग नहीं। हर बार मैं देख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, आपको आइसोमेरिज्म और नेमिंग की अलग से वर्कशीट भिजवा देता हूँ। लेट मी आस्क। अस्सलाम वालेकुम पुत्र जी, क्या कहते हैं, हमारा ना अभी AS वालों के साथ ये जो क्या कहते हैं, जो पहला सेक्शन होता है नोमेनक्लेचर वाला, आइसोमेरिज्म वाला, केमिकल फार्मूला वाला, ऑप्टिकल सिस्टम्स, नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नेमिंग, ये वो लटरम पटरम, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं 10 फैमिलीज का, वो सारा खत्म हो गया। उसकी अगर कोई वर्कशीट बन सकती है तो जरा प्लीज वो बना के भेज दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, A2 को भी प्लीज वर्कशीट भेज दीजिए फॉर अवर टॉपिक। ओके मोहम्मद बख्श, A2 वाला को तो इकट्ठी मिलेगी भाई, क्योंकि वो एक ही फैमिली से अगली जाती जा रही है। ठीक है, चलो ओ लेवल्स वालों को बुलाना पसंद करें जरा थोड़ा सा। अभी फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं भाई, नहीं अभी केमिस्ट्री ही चलाऊंगा, केमिस्ट्री ही चलानी है, केमिस्ट्री ही पढ़ानी है, केमिस्ट्री ही पढ़ानी है। ओके हादिया, कौन से पेज की बात कर रहे हो? जी थैंक यू सर। लीजिए जनाब, हमारा जो है यहाँ पे जाके जो पहला सेक्शन है वो खत्म होता है। मुझे जरा ओ लेवल्स वालों को दोबारा बुला लेने दीजिए, उनको एक मैसेज करते हैं कि जनाब जी दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओ लेवल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास resumed, please join again. फॉरवर्ड। आई होप ओ लेवल्स वाले यहाँ क्लास में मौजूद होंगे। बच्चों ओ लेवल्स वाले मौजूद हैं या आगे पीछे हो गए हैं? अगले पेज पे जाऊं। ओके जी, चलो भाई। सो बेटा हमारा इंट्रोडक्शन टू द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चुका है, नोमेनक्लेचर के असूल सारे हो चुके हैं, आइसोमेरिज्म की सारी डिटेल हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, और हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है जी रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्शंस ऑफ क्या चीज, बल्कि रिएक्शंस की बजाय पहले क्या हेडिंग बनती है जी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी, ये जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है सर? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक
फैमिलीज। लो जी, अब मुझे एक बात बताइए कि जनाब आपका जो ये ओ लेवल्स वाले हैं उनकी 5 फैमिलीज हैं और ए लेवल्स वालों की 10 फैमिलीज हैं, तो क्या फर्क होगा? एक फर्क तो ये होगा, कि सर ओ लेवल्स वाले 5 फैमिलीज के रिएक्शंस पढ़ेंगे, एएस वाले 10 फैमिलीज के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक और फर्क भी होगा, जो 5 फैमिलीज के रिएक्शंस ओ लेवल्स वाले पढ़ेंगे उनको बहुत ज्यादा डिटेल से उनके मैकेनिज्म्स, उनकी एक एक साइंस को फॉलो करना पड़ेगा ए लेवल्स वालों को। सो व्हाट, सो यू नो, खैर काम करता हूं, बताता हूं आपको क्या करना है। अभी मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक फैमिलीज में अगर हम सबसे पहली फैमिली की बात करें तो मुझे प्लीज बताइए सबसे पहली हमारी कौन सी फैमिली? सर सबसे पहली हमारी क्या नाम है इसका, अल्केन्स वाली फैमिली। अगर सबसे पहली अल्केन्स वाली फैमिली है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। क्या होगा जनाब? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। लो जी, हेडिंग दो जी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। जी भाई, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ओके, ये जब मैं आपको अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस की बात करूंगा, मुझे आपने ना एक छोटी सी चीज बतानी है प्लीज, कि यार ये अल्केन्स पाए किधर जाते हैं? अल्केन्स का जो नेचुरल सोर्स है जी, इससे पहले कि मैं इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, मैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ बाद में जाना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले ये जानना है, मुझे सबसे पहले ये बात जाननी है कि सर ये अल्केन्स मिलते कहाँ हैं, अल्केन्स होते कहाँ हैं? सो इसका सोर्स अगर आप मुझे बता दें, मीथेन कहाँ होती है, इथेन कहाँ होती है, प्रोपेन कहाँ होता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अब ऑक्टेन का नाम आपने, चलो एक तो मीथेन होता है, मीथेन आपने सुना होता है घरों में, जो चूल्हों में जो जो गैस आती है, मीथेन गैस जो सुई से आती है, वी कॉल इट मीथेन, दैट इज एक्चुअली मीथेन गैस, ठीक है। और जो पेट्रोल में डलता है, पेट्रोल में एक साथ आपने सुना होगा ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, थोड़ा महंगा पेट्रोल होता है, थोड़ा महंगा वाला हाई ऑक्टेन, टेन ANE, ऑक्टेन, ठीक। तो वो पेट्रोल शेट्रोल सिचुएशन है ना। ओके जनाब, वो बच्चे कहते हैं सर इसका जो नेचुरल सोर्स है, सबसे पहले अगर मैं इसके नेचुरल सोर्स की बात कर लूं, ओ लेवल्स वाले भी लिखेंगे। ओ लेवल्स वाले जरा मुझे प्लीज बताएं, कल उन्होंने आखिरी बात क्या पढ़ी है? ओ लेवल्स वाले ने सर कल सिर्फ और सिर्फ we did 2 chemical reactions of alkanes yesterday. It was not 2, एक ही था, वो एक ही तरह का था। चलो ठीक है, आप आज यहीं से दोबारा लिखिए, एक नोट लिखिए, क्या? What is the natural source of alkanes? Natural source of all alkanes, natural source of all alkanes is what? Is that crude oil? Is that crude oil? लो जी, crude oil, crude oil। ये क्रूड ऑयल क्या चीज है? सर ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल का जो कुआं होता है, अक्सर समुद्रों में या गल्फ कंट्रीज में कहते हैं जी पेट्रोल निकला है, ठीक है, पेट्रोल दरियाफ्त हुआ है। पेट्रोल नहीं दरियाफ्त होता, बेसिकली क्या चीज डिस्कवर होती है? इट इज द क्रूड ऑयल दैट इज डिस्कवर्ड, ठीक है, जो कि या तो समुद्रों की बहुत नीचे जमीन की गहराई में पाया जाता है, ठीक है। इसकी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस में नहीं जाऊंगा, मुझे सिंपल सी बात पता करनी है कि क्रूड ऑयल है क्या चीज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। क्रूड ऑयल बेसिकली क्या चीज है सर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज इट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हो गया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स यू नो अल्केन्स, कौन से वाले? इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स में ब्रैकेट में लिख दीजिए,
कौन से हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा मैं? अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स कौन से वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? सर मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इट इज मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस मिक्सचर को, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है तो मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं? एक मिक्सचर को कैसे सेपरेट करें इसके 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 फ्रैक्शन, इसके कंपोनेंट्स के अंदर? ऑल्दो मैं ओ लेवल्स वालों से अपॉलॉजीज करूंगा, मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक लफ्ज है, इस लफ्ज को सुन लीजिए। यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होगा जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। हम इसको आखिरी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ये लफ्ज मैंने ओ लेवल्स में भी कहीं इस्तेमाल किया था कि लिक्विफाइड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। यहां पर भी मैं क्या कहना चाहता हूं, क्रूड ऑयल इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट्स। इसकी क्या, इस मिक्सचर की क्या की जाती है? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन टू सेपरेट different fractions और components, you know। ओके जी, क्या कह रहा हूं मैं? अल्केन्स का जो नेचुरल सोर्स है दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या चीज है? वो एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। कितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि सर उसमें ना एक कार्बन से लेकर C1 वाले कंपाउंड से लेकर कुछ तकरीबन C50 वाले C50 तक के कंपाउंड्स होते हैं। उस मिक्सचर में एक कार्बन वाले अल्केन से लेकर 50 कार्बनों वाले अल्केन तक उसका एक मिक्सचर होता है। मीथेन से लेकर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। हमने तो जस्ट 10 तक नाम याद रखे हुए हैं। हमने तो जस्ट 10 तक नाम याद किए हुए हैं। इसके 10 से भी ज्यादा, लाइक 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, इधर तक इसके सारे हो जाते हैं, इधर तक इसके सारे हो जाते हैं, ठीक है। खैर, बहरहाल हम करते क्या हैं, हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अगर मैं अंडरलाइन करूं तो इसका क्या सीन है? पहला लफ्ज मैंने लिखा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बारे में बोला मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, ठीक है। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करते कैसे? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप हीट करते हैं, ठीक है। हीटिंग द मिक्सचर एंड सेपरेटिंग द कंपाउंड, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? क्या होता होगा? हम वी हीट द मिक्सचर, हीटिंग द मिक्सचर and separating the components, heating the mixture and separating the components, ठीक है। separating the components due to difference in their boiling points। ठीक है जी, क्या सीन है जी? सर सीन कुछ ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो अल्केन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये कहाँ से आते हैं? इनका नेचुरल सोर्स क्या है सर? इनका नेचुरल सोर्स इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहाँ होता है? वो आप सबको पता है कि जो पेट्रोल के कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल के कुएं होते हैं, वो पेट्रोल के कुएं नहीं होते, पेट्रोल उसमें से निकालते हैं, काला सा एक लिक्विड होता है, ठीक है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल बेसिकली क्या चीज है? एक मिक्सचर है किस चीज का? सिर्फ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें एक कार्बन से लेकर 50 कार्बन तक होते हैं। उस मिक्सचर की क्या करते हैं सर? उस मिक्सचर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? कोई फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे उसके कंपोनेंट्स को
that is used to separate different components या different fractions। अब वो कैसे होता है, उसके लिए सर हीट करना पड़ता है मिक्सचर को पहले। जब हम उसको हीट कर देते हैं तो फिर वो जिसका जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हर चीज बाहर आती जाती है, हर चीज बाहर आती जाती है। खैर आपको एक बात बताऊं, अभी तक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी तक केमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं किया। अभी तो तुम्हें साइड पे कोई आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, साइड पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा सी डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे करें इसको, स्टार्ट कैसे करें जरा सुनिएगा गौर से। इसको स्टार्ट करने की मतलब अभी मैं रिएक्शन नहीं स्टार्ट करा, अभी मैंने ये हीट करना है फिर बॉईल करना है, ये थोड़ा सा समझाता हूँ। उसी के नीचे जाइए, एक ड्राइंग बना लीजिए। जी तो भाई क्या होगा, मैं अगर कहूं कि यहाँ पे हमारे पास इधर से हम एंटर करेंगे क्रूड ऑयल और यहां से हम इसको करेंगे हीट। अच्छा, हीट जब हम इसको करते जाएंगे तो क्या होगा, हीट जब हम इसको करते जाएंगे तो मुख्तलिफ लेवल्स हमारे पास आते जाएंगे। सुनिएगा जरा प्लीज क्या हो रहा है। अच्छा जी, इज दिस ओनली इन ओ लेवल्स और शुड वी मेक इट अगेन? बच्चों सबने बनाना है, सबने ओ लेवल्स एज इकट्ठी क्लास चल रही है भाई, इकट्ठी क्लास चल रही है इसलिए सबने बनाना है। अच्छा जी, क्या हुआ, आपने यहां से क्रूड ऑयल भेजा, आपने उसको हीट किया, जब आपने उसको हीट किया तो यहां से उसके क्या निकले बताइए प्लीज, यहां से उसके वेपर्स निकले, ठीक है। यहां से सारों को आपने सारा कुछ पिघला दिया, सारा कुछ जब पिघला दिया तो यहां से जब वेपर्स निकल रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने इसको हीट किया यहाँ 450 डिग्री तक। लेट अस जस्ट सपोज, मैं कहता हूँ जब आपने इसको हीट किया, यहाँ इसका टेम्परेचर हो गया 450, यहाँ इसका टेम्परेचर हो गया 350, यहाँ इसका टेम्परेचर हो गया 250, यहाँ टेम्परेचर हो गया 150। करते करते ऊपर जाते जाते टेम्परेचर जो है वो इसका, एक सेकेंड रुकिए, 450 इधर, फिर 350 इधर, फिर 250 इधर, फिर 150 इधर, फिर कहीं 50 इधर और कहीं 10 डिग्री इधर, बल्कि 10 नहीं 5। हाँ जी, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता गया।
अच्छा, और ये क्या चीज थी हमारे पास? दिस इज दैट फ्रैक्शनेटिंग, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं, हीट करके जब आप इसको यहां से ऊपर भेजते हैं, यहां से सारा वेपराइज हो जाता है। अच्छा, जब आप ये वेपर्स, वैसे तो इसमें से जो कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ काला सा लिक्विड जमा होता जाएगा। जो काला सा लिक्विड है वो तो बिल्कुल भी क्या करेगा, वो तो बिल्कुल भी वो पिघलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा, इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठीक है जी। जब इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, अच्छा, कुछ तो थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो गई है, खराब इन दिस सेंस कि जहां से बाहर निकलेगा मुझे उसका लेवल ऐसे बनाना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, लाइन इसके साथ ऐसे बनेगी, हाँ जी, और फिर इधर ऐसे बनेगी, ठीक है। फिर लाइन इसके साथ ऐसे बनेगी, और इधर थोड़ी सी स्पेस होगी, फिर लाइन इधर ऐसे बनेगी, फिर इधर थोड़ी सी स्पेस होगी, फिर लाइन इधर ऐसी बनेगी, फिर इधर थोड़ी सी स्पेस होगी। हाँ जी, ये हो रहा है। सुनो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से जब आपने इसको उबाल दिया, सारों के बबल्स बन गए, तो सारे बबल्स यहां से उड़ना स्टार्ट हुए। ओके जी, उड़ना स्टार्ट हुए। उड़ते उड़ते जब ये ऊपर जाने लगे, जब ये ऊपर जाने लगे, तो व्हाट हैपेंड टू देयर टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कम होने लगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। जब ऊपर जाते जाते इनका टेम्परेचर कम होने लगा, तो कोई चीज ठंडी हो गई, कोई चीज वापस क्या हो गई, कोई चीज वापस यहाँ लिक्विफाई हो गई। तो जो लिक्विफाई हो गई वो यहाँ से बाहर निकल गई। जो अभी भी लिक्विफाई नहीं हुआ उसके वेपर्स थे वो ऊपर चले गए, फिर यहाँ से ऊपर जा रहे थे, फिर वो यहाँ से ऊपर आए, यहाँ ऊपर आके टेम्परेचर फिर कम हो गया, कितना, 250 डिग्री। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर कोई चीज लिक्विफाई हो गया, बाहर निकल गई, लेकिन जो लिक्विफाई नहीं हुई वो ऊपर चली गई, फिर यहाँ से ऊपर जाती रही, फिर यहाँ से ऊपर आती रही। फिर क्या हुआ, फिर करते करते यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 150 हो गया। जब यहाँ 150 हुआ तो यहाँ कोई और चीज लिक्विफाई होकर बाहर निकल गई, जो नहीं लिक्विफाई हुई तो वो ऊपर चली गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से वो ऊपर गई, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर और कम हो गया। जब टेम्परेचर और कम हुआ तो वहां पे कोई और चीज लिक्विफाई करके बाहर निकल गई, जो लिक्विफाई नहीं हुई तो वो यहाँ चली गई, फिर यहाँ से करते करते उसको हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे आपके पास क्या था, क्रूड ऑयल था, आपने उसको हीट करके सारे को उबाल दिया, सारे को उबाल दिया, वेपर बना दिया। वेपर जब आपने बनाया, तो जैसे ही आपने उन वेपर्स को उधर भेजा, तो जो चीज अभी वेपर नहीं बनी थी, जो चीज अभी वेपर नहीं बनी, जो बिल्कुल ही क्या होता है, सबसे ऊपर क्या निकला वैसे, मुझे जरा ये बताना पसंद करिए, सबसे ऊपर क्या निकला। सर सबसे ऊपर हमारे पास निकलता है मीथेन गैस। कौन सी गैस, नेचुरल गैस निकलती है। क्या निकलती है जी, सबसे ऊपर यहां से क्या निकला सर, नेचुरल गैस निकल गई। उस नेचुरल गैस में क्या होता है, उसमें मेनली, सर उसमें मेनली एक कार्बन की गुंजाइश होती है, लेकिन चलो खैर देखते हैं। नेचुरल गैस के बाद यहां पे क्या निकला, यहां पे निकला जी गैसोलीन, ठीक है। फिर यहां पे क्या निकला, केरोसिन, ठीक है। फिर यहां क्या निकला, डीजल ऑयल। फिर यहां क्या निकला, हैवी ऑयल। यस एग्जैक्ट, नहीं ड्रॉ नहीं करना आपने, ड्राइंग बनी आएगी, पेपर में ड्राइंग बनी हुई आएगी भाई। जस्ट आपने अभी नोट्स बनाने की हद तक ड्रॉ करना है, नोट्स बनाने की हद तक इसको ड्रॉ कीजिए। देयर इज दिस हैवी ऑयल एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज इट, इट इज दी बिटुमेन, बिटुमेन जी। सो ये जो आपके पास नेचुरल गैस है, जो आपके पास नेचुरल गैस है, व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरल गैस में कितने कार्बन होते हैं सर, यहाँ पे एक कार्बन से लेकर
4 कार्बन तक के कंपाउंड्स होते हैं। मेनली क्या होता है? मेनली मीथेन। नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक वाले कंपाउंड होते हैं। गैसोलीन में क्या होता है? सर गैसोलीन में 5 कार्बनों से लेकर 8 कार्बनों तक वाले कंपाउंड होते हैं। कैरोसिन में क्या होता है? सर कैरोसिन में 8 से ऊपर 9 से लेकर कोई तकरीबन 12 कार्बन एटम्स की चेन वाले कंपाउंड होते हैं। फिर डीजल ऑयल में क्या होता है? सर डीजल ऑयल में 13 से लेकर, ठीक है जी, 13 से लेकर कोई 15 तक का सीन होता है। सर हैवी ऑयल में क्या होता है? 16 से लेकर कोई 18 या 20 तक का सीन होता है, ठीक है। और फिर बिटुमेन में क्या होता है? इधर 19 कर दीजिए। बिटुमेन में सर कार्बन 20 से आगे ना 50 तक भी होता है, फिर 50 तक भी होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दोबारा सुनिएगा। हमने कहा 2 मिनट रुके बताता हूँ। हमने कहा जी व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑल द अल्केन्स? इट इज क्रूड ऑयल। इट इज क्रूड ऑयल। व्हाट इज क्रूड ऑयल? सर इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। कितने हाइड्रोकार्बन्स? 1 कार्बन से लेकर लाइक मीथेन से लेकर कहां तक सर? 50 कार्बन एटम्स तक की जो चेन होती है वो सारे के सारे कंपाउंड्स इस क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं। हमने तो अलग अलग करने, तो हमने क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। कैसे की? हीट किया मिक्सचर को और सेपरेट किया कंपोनेंट्स को ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। यस एग्जैक्टली पूछा जाएगा इसलिए पढ़ा रहा हूं। वैसे मुझे बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में एक बात बताइए। एएस वालों से सवाल है, प्लीज एएस वाले मुझे एक बात बताएं, ये बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? ओ लेवल्स वाले लिखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर। ओ लेवल्स वाले लिखेंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। ए लेवल्स वाले क्या लिखें? सर ये उस कंपाउंड के एमआर पे भी तो डिपेंड करता है। ये वाली बात ए लेवल्स वाले लिखेंगे सिर्फ। दिस इज जस्ट फॉर ए लेवल्स। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? इधर सुनिए, ये वाला इट इज जस्ट फॉर ए लेवल्स। ओ लेवल्स वाले ये वाली बात लिखें, ए लेवल्स वाले ये भी लिखें। जिसका एमआर ज्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो यू नो बॉयल, असल में ना हम ये रिवर्स काम कर रहे हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा करो तो बॉयल होता है, टेम्परेचर कम करो तो कंडेंस होता है। जब हम टेम्परेचर, हमने तो क्या किया, इट्स नॉट जस्ट द बॉइलिंग, इट इज इनफैक्ट कंडेंसेशन। क्या आपने इसको हीट किया है? हीट टू आई बिलीव 500 डिग्री तक हीट कर लें, हीट टू 500 डिग्री। जैसे ही ये वेपर्स यहां से निकलेंगे, यहां आएंगे तो 450 डिग्री मिलेगा, ऊपर जाएंगे 350 मिलेगा, यहां से ऊपर जाएंगे 250 मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे 150 मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे 50 मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे 5 मिलेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में व्हाट हैपेंस, 2 मिनट रुकिए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर decreases as we move up the column. ओके अगर ऊपर जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्या होता होगा? है जी, डिफरेंट कंपोनेंट्स कंडेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स कंडेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये तो डिपेंड करता है किसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, किसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, किसका क्या कंडेंसेशन पॉइंट है। तो हर कोई अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट या अपने अपने कंडेंसेशन पॉइंट, आई होप आपको मालूम है कि जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है, एक बात बताइए, लिक्विड से गैस में जाना, व्हाट इज दिस? बॉइलिंग। गैस से लिक्विड में आना, व्हाट इज दिस? कंडेंसिंग। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है, ठंडा करते वक्त उसी टेम्परेचर पे कंडेंसिंग होती है। अगर आप हीट कर रहे हो और 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है पानी, तो कूल करते वक्त 100 डिग्री पर ही स्टीम कंडेंस होगी। आई होप यू नो हीट करते वक्त बॉइलिंग पॉइंट होता है,
और कूल करते वक्त कंडेंसिंग पॉइंट होता है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं कहूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, प्लीज जवाब दीजिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर? ओ लेवल्स वालों से भी सवाल है। सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, ओके। तो जो स्टीम होती है, स्टीम का कंडेंसिंग पॉइंट क्या है? अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अब्दुलरहमान अब्बास प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। अब्दुलरहमान अब्बास अपनी वीडियो ऑफ करेंगे प्लीज, ओके। सो मैं क्या कह रहा था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है, पानी 100 डिग्री पर उसको हीट करो तो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम पानी में कन्वर्ट कब होती है? स्टीम 100 डिग्री पर ही उसको अगर स्टीम को कूल करो तो क्या होता है? आई होप ये बात आपने हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व सब में पढ़ी होगी। होता ना वो शुरू में हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व। So what is happening in this fractionating column? As we move up, temperature decreases, so different fractions condense at different temperatures. ठीक है, different fractions condense at different temperatures. ये जो आपके पास सबसे पहले कौन सी चीज लिखी हुई है, जो मीथेन गैस लिखी हुई, नेचुरल गैस लिखी हुई है, इस नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? सर इसमें मेनली मीथेन होती है। अब टेम्परेचर को आप 350 पे मीथेन गैस है, 250 पे भी मीथेन गैस है, 150 पे भी मीथेन गैस है, 50 पे भी मीथेन गैस है, 25 डिग्री पर भी मीथेन गैस ही होती है, 5 डिग्री पर भी मीथेन गैस ही होती है। तो मीथेन लिक्विफाई नहीं होगी। मीथेन इज अ गैस इवन एट 5 डिग्री सेल्सियस। सो मीथेन यहां से रुड़ती ऊपर आती गई, रुड़ती तो ही उबलती क्या बोलेंगे उसको, नीचे जाओ तो रुड़ते हैं, ऊपर जाओ तो क्या होता है? उड़ते मीथेन उड़ती गई और ऊपर आ गई। बिकॉज उसके लिए अभी तक कंडेंसिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ। मीथेन के बारे में मैं कह रहा हूं, मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट होता है वो होता होगा -25। चलो जी मिसाल लेता हूं, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर उसने लिक्विफाई होना है, इफ आई से दैट इज -50, चलो -50 ऑलमोस्ट बड़ा क्लोज है, -50। तो अब यहां पे मीथेन है वेपर्स में, 450 डिग्री पर मीथेन क्या होगी हैदर? अगर मैं कहूं उसका कंडेंसिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -50 है, तो इस टेम्परेचर पर वो चीज क्या होगी? गैस। और इससे कम पर वो क्या होगा? लिक्विड। अब अगर मेरे को यहां पे कहीं लिखा हुआ है 500, यहां पे कहीं लिखा हुआ है 100, यहां पे कहीं लिखा हुआ है 50, यहां पे कहीं लिखा हुआ है 0, तो -50 अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो 500 पर वो मीथेन क्या होगी मोहम्मद हैदर? 500 पर मीथेन क्या होगी? गैस होगी सर। 100 पर क्या होगी? सर वहां भी गैस ही होगी। 50 पर क्या होगी? गैस ही होगी। 0 डिग्री पर क्या होगी? सर गैस ही होगी। तो मीथेन क्या कर रही है अभी? मीथेन गैस, ये लो जी, फिर गैस इधर लिक्विफाई नहीं हुई, ऊपर आ गई, फिर इधर से सिर्फ बाहर क्या निकलेगा? जो लिक्विड यहां जमा होगा, जो लिक्विड यहां जमा होगा वो बाहर निकलेगा, जो लिक्विफाई होगी चीज वो बाहर निकलेगी, गैस यहां से उड़ते उड़ते ऊपर जाएगी जी, और ऊपर लिक्विफाई नहीं हो रही, जमा ही नहीं हो रही। यहां पर क्या हो रहा था, गौर से मेरी बात सुनो, अगर कोई लिक्विड होता जाएगा तो वो यहाँ पे जमा होता जाएगा और जमा होते होते बाहर निकल जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे कोई लिक्विफाई हो गया तो यहाँ पे इकट्ठा होकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कोई लिक्विफाई हो गया तो इकट्ठा होकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ कोई लिक्विफाई होगी चीज तो इकट्ठी होकर बाहर निकल जाएगी। अदरवाइज बबल्स क्या करेंगे, अगर कोई चीज गैसियस है, अगर कोई चीज गैसियस है तो वो ऊपर ही उड़ती जाएगी, उड़ते उड़ते ऊपर। मिथेन उड़ते उड़ते ऊपर आ रही है, लिक्विफाई नहीं हो रही, ऊपर आ रही है, लिक्विफाई नहीं हो रही, ऊपर आ रही है, लिक्विफाई नहीं हो रही, तो करते करते ऊपर आते थे। वो कहेगी फिर चलो जी मैं तो अभी तक लिक्विफाई नहीं हुई, तो यहां से निकलेगी मीथेन गैस। लेकिन जो जो चीज लिक्विफाई होती जा रही थी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पेट्रोल है, लाइक गैसोलीन है, व्हाट इज दिस? दूसरे नंबर पे गैसोलीन। गैसोलीन में मेनली क्या होता है? गैसोलीन में लिखो जी मेनली होता है ऑक्टेन। मेनली व्हाट? मेनली ऑक्टेन। ओके, अगर गैसोलीन में मेनली ऑक्टेन होता है
तो मैं अगर आपको कहूं ऑक्टेन का जो मिसाल के तौर पर कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट 50 डिग्री है, ऑक्टेन का कंडेंसिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री। ओके जी, ऑक्टेन 450 डिग्री पर क्या होगी फिर, ऑक्टेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के बाद उसमें होना है गैस और 50 डिग्री से इधर होना है उसने लिक्विड। जी भाई मोहम्मद हैदर साहब, ऑक्टेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मिसाल के तौर पे 50 डिग्री या कंडेंसिंग पॉइंट भी 50 डिग्री है, कैन यू प्लीज टेल मी कि ऑक्टेन 450 डिग्री पर किस स्टेट में होगी, गैस किस में होगी, गैसियस स्टेट में होगी, ऐसी है ना, गैसियस स्टेट में होगी ना। ओके, अगर वो गैसियस स्टेट में होगी, अगर वो गैसियस स्टेट में होगी तो यहां बाहर निकलेगी कि ऊपर उड़ेगी, सर ऑक्टेन भी ऊपर उड़ेगी, 350 पे भी गैस उड़ गई, 250 पे भी गैस उड़ गई, 150 पे भी गैस यहां से भी उड़ गई जी। फिर 50 पे क्या हुआ, 50 पे क्या हुआ सर, 50 पे वो कंडेंस हो गई, तो जब वो कंडेंस हो गई तो क्या उसने मजीद उड़ने की कोशिश की, क्या वो यहां से उड़ेगी, नहीं सर, कंडेंस हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाई होकर यहां से बाहर निकल जाएगी। फिर हर कोई ऐसे ही करेगा, हर कोई अपने अपने मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स पर, एक काम करो पिछले पेज पे जाओ, हीटिंग द मिक्सचर एंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, नो, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कंडेंसिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट या फिर कंडेंसिंग पॉइंट एक ही चीज होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट। हर कोई अपने अपने मुख्तलिफ टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहा था तो करते करते बाहर निकल गया। अब बाहर क्या क्या निकला, लो जी, हाँ जी भाई, मुझे प्लीज बताइए क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि जनाब जी कि जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, हाँ जी, नेचुरल गैस है, फिर क्या है, गैसोलीन है, ऐसे इस गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं, इधर ही गैसोलीन की जगह पेट्रोल कह दें, गैसोलीन पेट्रोल कह दें, या फिर आप इसको, एक लफ्ज होता है नेफ्था, नेफ्टा या नेफ्था समथिंग लाइक दैट। फिर है कैरोसिन, कैरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल। फिर डीजल ऑयल, वो ट्रकों वाला ऑयल। फिर हैवी ऑयल, जहाजों वाला ऑयल। फिर बिचुमेन, बिल्कुल काली काली लुक होती है, हैं? क्रूड ऑयल से क्या निकलता है सर, क्रूड ऑयल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दोबारा से सुन लीजिए, सबसे ऊपर नेचुरल गैस विच इज मेनली क्या, विच इज मेनली मीथेन सर, वैसे तो चार, मीथेन भी होगा, इथेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा, ब्यूटेन भी होगा, बट आई बिलीव मेनली मीथेन होगा। इसी तरह 50 डिग्री पे क्या निकला, गैसोलीन, गैसोलीन में पेट्रोल होता है, पेट्रोल में मेनली ऑक्टेन होता है, मेनली ऑक्टेन, 8 कार्बन वाली सीन होती है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका और नाम भी है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप पेट्रोल कह दें, या फिर आप इसको, एक और लफ्ज भी है जी, नेफ्टा, छोड़े नेफ्टा को, छोड़े, अजीब सा नाम है, गैसोलीन, कैरोसिन, इस तरह के नाम ठीक है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कीजिए, व्हाट इज द नेम एंड स्पेलिंग्स ऑफ द लास्ट ऑयल, हैवी ऑयल, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा मैंने, सबसे ऊपर मैंने लिखा है नेचुरल गैस, जिसके साथ मैंने क्या कहा कि उसमें मेनली क्या होता है, उसमें होता है जी मेनली मीथेन। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है गैसोलीन, गैसोलीन जिसको मैंने क्या कहा है, पेट्रोल भी कहा है, और एक और लफ्ज होता है, एक सेकंड रुकिए प्लीज, अब उसमें TH है कि THA है, NaPH THA, NaPH नेफ्था जी। और इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली
ऑक्टेन होता है, ठीक है। अच्छा 2 मिनट भाई, चलते हैं नमाज के लिए चलते हैं। अच्छा फिर गैसोलीन के बाद क्या जी, कैरोसिन। कैरोसिन में अब ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका इतना ले दीजिए सर, ये वो जो मिट्टी का तेल नहीं होता जो बारबेक्यू करने के लिए अक्सर यूज करते हैं, है जी। फिर है डीजल ऑयल, ट्रकों वाला ऑयल, डीजल ऑयल। ट्रक या कोई 3,000 सीसी 4,000 सीसी का जो डाला होता है, ट्रक वाला ऑयल जी। हाँ मौलाना डीजल जी, वही है जिसका जिसका परमिट मिलता है, मौलाना फजूल फजूल, ठीक है मौलाना फजल रहमान, ओके जी। मौलाना डीजल कहते हैं उनको, बिल्कुल जी। उन्होंने ट्रक का परमिट किया, इन्होंने इस ऑयल का कहीं किसी जमाने में परमिट खरीदा था 2 नंबर तरीके से, तो उन्होंने इसमें 2 नंबरी की थी। बहरहाल बहरहाल जो भी जो भी है जी, आगे चले। डीजल ऑयल के बाद है जी हैवी जेट ऑयल, फिर जहाज चलाने वाला ऑयल होता है। अब वो शिप्स भी हो सकती हैं या ऊपर आसमान वाला जहाज भी होता है। अच्छा ये जो इंस्पिरेशन ना बोले, उन्हें कुछ नहीं बोलता जनाब, नहीं बोलता कुछ भी उन्हें। आपकी इंस्पिरेशन है, आप जाइए रोजाना उनसे मिलिए जाके, उन्हें बोलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं जी, और इंस्पिरेशन का कुछ लगता ना हो तो खैर। हैवी जेट ऑयल के बाद एंड पे जी बिचुमिन। केरोसिन एयरक्राफ्ट में, बस ये कौन कौन कहाँ कहाँ यूज होता है मुझे इसकी लंबी चौड़ी गहराई में नहीं जाना जी। बिचुमिन क्या होती है, हाँ वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग की केमिस्ट्री सिखाएंगे ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस बिचुमिन, बिचुमिन इज वो काली लुक होती है, लुक जो नहीं, वो जमीन जो रोड बनाते वक्त जिसमें काली काला काला लुक होता है, उसमें बजरी डालते हैं, पत्थर डालकर एसफॉल्ट बनाकर रोड पे बिछाई जाती है। टार भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं, टार भी कहते हैं, ओके भाई। अच्छा अब एक मुसीबत है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? टॉपिक हमारा क्या, टॉपिक ये था हमने तो अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने थे, है जी। हाँ ताल्लुक है इसका, ताल्लुक है इसका, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, वो पढ़ाना है भाई। मुसीबत ये होती है कि अल्केन्स आते कहाँ से, क्रूड ऑयल में से आते हैं। अब हमें जब क्रूड ऑयल चाहिए, मुझे एक बात बताइए, आपको क्रूड ऑयल में से क्या चाहिए? आपको लुक ज्यादा चाहिए होती है कि ऊपर पेट्रोल ज्यादा चाहिए होता है जी? हमें लुक ज्यादा चाहिए होती है कि पेट्रोल ज्यादा चाहिए होता है? मतलब क्रूड ऑयल में से हम क्या चाहते हैं, है जी? हम तो ये चाहते होंगे कि सर उसमें से क्या ज्यादा निकले, पेट्रोल ज्यादा निकले। मतलब ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली जो चीजें हैं उठा दे, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर दे आर मोर यूजफुल, ठीक है, दे आर मोर यूजफुल। ऑन दी अदर हैंड जो ये वाले हैं, या चलो नीचे वाला डीजल ऑयल भी, इधर तक आप आ जाए, व्हाट आर दे आर लेस यूजफुल। नॉट जस्ट फ्यूल के पर्पस के लिए, वैसे भी इंडस्ट्रियली नेचुरल गैस ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, गैसोलीन पेट्रोल हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जेट ऑयल या बिटुमिन हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होती, तो दे आर मोर यूजफुल, दिस इज लेस यूजफुल। बट द इशू इज सर ये जो मोर यूजफुल हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लेस प्रोपोर्शन। दे आर मोर यूजफुल बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन लो प्रोपोर्शन। इनकी होती क्या है, बस सिंपल से लिखिए, होते मोर यूजफुल हैं बट दे आर इन लो प्रोपोर्शन। ये वाले होते लेस यूजफुल हैं बट प्रोड्यूस्ड इन हाई प्रोपोर्शन, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाई प्रोपोर्शन, हाई प्रोपोर्शन। चलो जी, प्रोड्यूस्ड चलो, ये जो पेट्रोल टाइप चीजें हैं, गैसोलीन है, नेचुरल गैस है, कैरोसिन है, ये क्या है, ये लेस यूजफुल हैं, दे आर लेस यूजफुल, सॉरी दे आर मोर यूजफुल बट प्रोड्यूस्ड इन लो प्रोपोर्शन। जो सबसे नीचे वाले हैं, व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट देम? सर दे आर लेस यूजफुल बट प्रोड्यूस्ड इन हाई प्रोपोर्शन। क्या करें, फिर क्या करें, है जी? सर फिर एक काम करें, ये जो लेस यूजफुल हैं
लेकिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुए हैं, इनको मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स में, या छोड़ो भाई, वो जहाज को उड़ाना मुश्किल है, पेट्रोल की बात नहीं हो रही, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए इस सवाल को, मैं नहीं इस पर बहस करना चाहता। जो मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे इकोनॉमी पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझसे कोई इकोनॉमिकल बात मत पूछिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। अब आ गया केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री है, हमने हमने जो ये मोर यूजफुल, सॉरी लेस यूजफुल प्रोडक्ट्स को, लेस यूजफुल, बस सिंपल है, ऊपर वाले मोर यूजफुल, नीचे वाले लेस, दरम्यान वाले को छोड़ दें। सबसे ऊपर वाले सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे नीचे वाले सबसे कम यूजफुल। सबसे ऊपर वाले सबसे कम पैदा होते हैं, सबसे नीचे वाले सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। हर तरफ उल्टा हिसाब, हर तरफ उल्टा हिसाब है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका जो यूजफुलनेस है वो कम हो जाती है, लेकिन उनकी जो अमाउंट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमें थोड़ा सा सियाना बनना है। हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि स्मॉलर अल्केन्स आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू लार्जर अल्केन्स, but smaller alkanes are obtained in a very low percentage as compared to the larger ones. Hence, there is a need to break down the larger alkanes into smaller alkanes through a phenomena that is known as cracking. Through a phenomena that is known as cracking. तो एक काम करेंगे जी, आइए ना जरा वापस अपने टॉपिक पर। पहला केमिकल रिएक्शन मैंने आपको क्या कराना है, पहला केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स क्या कराना है, यहाँ पे जाके मैं आपको एक फैक्ट लिखवाता हूँ। क्या, यूं समझिए कि लेक्चर स्टार्ट हुआ है अभी। क्या लेक्चर है? लेक्चर ये सर, जो स्मॉलर अल्केन्स होते हैं, स्मॉलर अल्केन्स आर मोर यूजफुल as compared to what? Larger alkanes, but क्या? But the smaller alkanes are obtained in a very low proportion as compared to larger ones, through fractional distillation. हमने क्या कहा, हमें कह रहे हैं कि सर जो स्मॉलर अल्केन्स होते हैं, they are more useful as compared to the larger alkanes, but smaller alkanes are obtained in a low proportion as compared to the larger ones through fractional distillation. Okay, so what? So हम कहते हैं, so there is a need, so there is a need, 5 minutes please, टॉपिक खत्म करने दीजिए फिर जाते हैं नमाज पे। So there is a need to what? So there is a need to convert larger alkanes into smaller alkanes. So there is a need to break down larger alkanes into smaller alkanes through a chemical reaction that is known as, लो जी, ये है हमारा पहला लफ्ज, that is known as cracking. हेलो जी,
हाँ जी, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट किया नहीं, और हमने क्या किया है वो पीछे की सारी कहानी गोल घुमा घुमू के हमने कोई क्रूड ऑयल की बात कर ली, हमने क्रूड ऑयल को मिक्सचर बोल दिया, हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर ली, हमने उसको हीट करके पहले बॉईल किया सारे को, फिर उसको मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे कंडेंस किया, कंडेंस करके हमने उसके उसके कंपोनेंट्स की बात की, हमने उसके फ्रैक्शंस की बात की, हमने उनके नाम रखे, हमने उनमें चेक किया कि इसमें कितने कार्बन होंगे, हमने कहा जी इस नेचुरल गैस में क्या हो सकता है, 1 से लेकर 4 कार्बन हो सकते हैं, इसमें हमने कहा 5 से लेकर 8 कार्बन हो सकते हैं, इसमें हमने कहा 9 से लेकर 12 कार्बन हो सकते हैं, इधर कह दीजिए 13 से लेकर 15 कार्बन हो सकते हैं, इधर कह दीजिए 16 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं, इधर कह दीजिए 20 से लेकर सर आगे जितने जितने दिल करे हो सकते हैं। ठीक है, सो किसी का नाम क्या रखा, बस आपने नामों का सीक्वेंस याद रखना है, क्या नाम है जी, सबसे ऊपर है नेचुरल गैस, फिर है गैसोलीन, फिर है केरोसिन, फिर है डीजल ऑयल, फिर है हैवी जेट ऑयल, और फिर एंड पे क्या है, एंड पे जनाब आपके पास बिटुमेन है जी। सो इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर देंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं कि मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, अब चलते हैं इस बात की तरफ कि क्या कह रहा हूं मैं, smaller alkanes are more useful as compared to larger alkanes, but smaller alkanes are obtained in a low proportion as compared to larger ones. So there is a need to convert or break down. So there is a need to convert or break down larger alkanes into smaller alkanes through a chemical reaction that is known as cracking. Cracking क्या चीज है? Cracking is a chemical reaction to the breakdown of a larger alkane into smaller alkanes, ठीक है, by heating using a catalyst, ठीक है। क्रैकिंग बेसिकली थर्मल एंड कैटालिटिक डिकम्पोजिशन है जी। क्रैकिंग में मैंने क्या करना है, क्रैक करना है जी, कंपाउंड को तोड़ना है। क्रैकिंग में 2 चीजें होंगी, एक होगा आपने पढ़ा होगा किसी जमाने में थर्मल डिकम्पोजिशन के हीट इस्तेमाल करो, एंड एक पढ़ा होगा आपने कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, larger hydrocarbons are broken down into smaller ones, this is cracking, yes exactly, ठीक है, thermal decomposition and catalytic decomposition। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, व्हाट इज क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या चीज है, क्रैकिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्जर अल्केन इनटू स्मॉलर अल्केन्स बाय यूजिंग हीट एंड अ कैटलिस्ट, ठीक है जी। क्रैकिंग को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, प्लीज जरा क्रैकिंग को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज इट, इट इज द breakdown of a larger alkane into a smaller alkane, क्या पता अल्कीन भी निकल आए, स्मॉलर अल्केन और अल्कीन, और क्या पता हाइड्रोजन गैस भी निकल आए। ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्जर अल्केन इनटू अ स्मॉलर अल्केन और अल्कीन और हाइड्रोजन गैस by heating and using a catalyst, by heating and using, अभी रिएक्शन लिखूंगा तो सब समझ आ जाएगा भाई, रिएक्शन लिखूंगा तो सब समझ आ जाएगा। लार्जर चेन इनटू अ स्मॉलर चेंज, the breakdown of a larger chain hydrocarbon into a smaller chain hydrocarbon, ये भी कह सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी मतलब टाइप ऑफ क्रैकिंग है। कौन सा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वहां क्या चीज तोड़ी थी आपने मोहम्मद हैदर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या तोड़ा था भाई, वहां तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से वो ओलियम बनाया था, फिर ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाया था।
अच्छा चलो, हीट और कैटलिस्ट को हो, किसी कंपाउंड को तोड़ा जाए हीट और कैटलिस्ट इस्तेमाल करके, हीट इस्तेमाल करके तोड़ो तो थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट इस्तेमाल करके तोड़ो तो कैटालिटिक, सॉरी एक सेकेंड, हीट करके तोड़ो किसी कंपाउंड को तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, कैटलिस्ट यूज करके तोड़ो तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। दोनों को यूज करके किसी को तोड़ दो, और इनफैक्ट लार्ज हाइड्रोकार्बन को तोड़ दो, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बना दो, तो उसको स्पेसिफिकली क्रैकिंग कहते हैं, उसको स्पेसिफिकली क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, उसको स्पेसिफिकली क्रैकिंग कहते हैं। अच्छा, इसका एक रिएक्शन लिखना है जनाब, मैंने अभी आपको एक आधा रिएक्शन लिखते हैं भाई। कौन सा रिएक्शन? जस्ट सिंपल वन रिएक्शन लिखेंगे, सब समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी मेरे पास है समथिंग लाइक C10 और H22, C10 और H22, और उसको तोड़ने के लिए मैं कहता हूं जी एक तो इस्तेमाल करो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लो, और टेम्परेचर जो है ना 600 से ऊपर इस्तेमाल कर लो। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं अगर इसको तोड़ता हूं, एक चीज मैं बताता हूं, दूसरी चीज आप बता दें। इफ आई से आई हैव गॉट दिस C6H14, प्लीज टेल मी दूसरी चीज क्या बनेगी। बस सिंपल है जी, इधर 10 है, इधर 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन है, 10 में से 6 वाली चीज आपने इधर बना दी, और 14 ये, मतलब इसका नाम क्या था? इट वॉज डीकेन। जब आपने इस डीकेन को क्या किया, क्रैक किया, तो ये क्या है? C6, दिस इज हेक्सेन। प्लीज बताइए दूसरी चीज क्या बनी यार? 10 और 6, 4 कार्बन वाली चीज। एच कितने हुए? 22 में से 14 जाएं 8। कौन है ये? व्हाट इज दिस? सर ये तो ब्यूटेन तो नहीं है, 4 का डबल 8, ये तो ब्यूटीन है। जी अच्छा ओके, एक और रिएक्शन, इसी को किसी किताब में ऐसा लिखा था उसने, कहा जी C10 और H22 को अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालें, Al2O3 ये वाला कैटलिस्ट डाल दें, और इसका टेम्परेचर जो है वो रखें ना 800 से भी ज्यादा। बताओ उसने कैसे तोड़ा? उसने ऐसे तोड़ा, उसने कहा जी अगर मैं कहूं एक चीज बनानी है C3H6 प्लस एक बनाना है हाइड्रोजन गैस, अब बताओ तीसरी चीज क्या बनेगी? कहते हैं वही डीकेन है, लेकिन मैं इसको तोड़ने के लिए अब एक डिफरेंट कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, टेम्परेचर मैंने और ज्यादा कर दिया है। एक चीज मैंने ये रखाई है C3H6, इसका नाम है जी, हाँ एक दो बता देगा, बस जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ये है प्रोपीन, ये भी उसने बता दिया है, प्लस ये है हाइड्रोजन गैस, ये भी उसने बता दी है। अब आपसे कह रहा है कि आप बताओ अगली चीज क्या होगी। जिस तरह यहां ऊपर आपने डिसाइड किया कि सर 10 थे, 10 में से 6 रह गए, 6 निकल गए तो 4 रह गए, फिर 22 में से 14 हाइड्रोजन निकल गए तो 8 रह गए, यहां भी डिसाइड करो ना। 10 थे, 10 में से 3 गए, 3 गए, पीछे कितने रह गए? सर 7 कार्बन रह गए। हाइड्रोजन 22 थे, नहीं कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। सारा कुछ गिवन होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट गिवन नहीं होगा। जितना भी जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना समझ आना चाहिए। कार्बन होंगे 7, हाइड्रोजन दिए थे 22 में से 6 गए, पीछे कितने रह गए? 16 में से 2 और गए, पीछे कितने रह गए? 14। तो ये बनेगा जी, लो बस ये समझ आना चाहिए। उसका नाम क्या है? जिसके हाइड्रोजन कार्बन के एग्जैक्टली डबल हो, वो एन नहीं वो ईन होता है, वो एन नहीं वो ईन होता है, वो एन नहीं वो ईन होता है, वो एन नहीं वो ईन होता है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे। जी भाई, बस आपसे इतना पूछा जाएगा, पहले पूछा जाएगा क्रैकिंग होती क्या चीज है। आप कहेंगे सर किसी लार्जर अल्केन को स्मॉलर अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हीट और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सर? इस तरह के रिएक्शन को हम क्रैकिंग कहते हैं ना। तो आपने, हाँ, एक चीज है कि कैटलिस्ट याद कर लीजिए। यस एग्जैक्टली, कैटलिस्ट याद कर लीजिए कि इस कैटलिस्ट का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं सिलिका। क्या कहते हैं भाई? सिलिका। ओके, ये नीचे वाले कैटलिस्ट को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं एल्यूमिना। या सिलिका यूज होती है या एल्यूमिना। अब कहां पे सिलिका यूज होगी, कहां पे एल्यूमिना यूज होगी, ये आपको नहीं याद करना। बस आप कहें सर सिलिका और एल्यूमिना दोनों यूज हो सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिना दोनों यूज हो सकते हैं। टेम्परेचर या 600 के आसपास होगा या 800 के आसपास होगा, बस हाई टेम्परेचर याद कर लो। दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट, दोनों में से कोई भी टेम्परेचर, बस आपको ये समझ आनी चाहिए कि सर बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है, और कोई एक आधी चीज अगर उसने खाली छोड़ दी तो आपको वो भरनी आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। एनीवन? जी ओके जनाब। यहाँ पे जाके जैसे 4 PM वो जो नमाज की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, नमाज की ब्रेक लेते हैं, जल्दी से बच्चों 3 फर्ज नमाज पढ़ कर आइए। ओ लेवल्स वालों की क्लास खत्म है भाई, ओ लेवल्स वालों की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे बताता हूँ। आमना आप जाके A2 की क्लास लीजिए। आमना इश्तियाक आप जाके A2 की बायोलॉजी की क्लास लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी इनको वो कंबस्शन टाइप कुछ चीज पढ़ानी है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो जी 5-1 मिनट की ब्रेक है भाई, जल्दी से जाके नमाज पढ़ो, 3 फर्ज नमाज पढ़ो और 3 फर्ज पढ़ के जल्दी से वापस पहुंचो, जल्दी से वापस पहुंचिए। ओ लेवल्स वाले जाके अपनी बायो की क्लास लें या कंप्यूटर वाले कंप्यूटर की क्लास लें, ठीक है। A2 वाले जाके भी, A2 वालों की भी बायो की क्लास है तो बायो की क्लास लें, M1 की क्लास है तो M1 की क्लास लें। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री AS वालों को सिर्फ पढ़ानी है, अब AS वालों को थोड़ी सी केमिस्ट्री और पढ़ानी, ठीक है जी। चलो आफ्टर 5 मिनट्स प्लीज।